हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 50 MCQs करने वाले हैं। और अभी तक आप सभी को पता है कि मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और कुछ क्वेश्चन हमने छायावादी युग के भी कर लिए थे। तो 150 तक के MCQs में डाल चुकी हूं और आज हम फिर से टॉप 50 MCQs डालेंगे जो कि छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित होंगे। बाकी मिक्स हैं, वैसे ये आधुनिक काल के MCQs हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC स्क्रीनिंग एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। UGC नेट टेट, चाहे किसी भी प्रकार का टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो और TGT PGT एस्टेट, उनके लिए आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो देख ली होंगी। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 48 और क्लास नंबर 8 है TGT PGT एस्टेट वालों के लिए। TGT PGT एस्टेट वालों के लिए मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से जो है ये पढ़ाया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल तक का मैंने पद्य खंड भी संपूर्ण करवा दिया है और गद्य खंड हमने शुरुआत कर रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और अभी तक की जो 47 वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो सारी वीडियोज़ आपको TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको एक स्थान पर मिल जाएंगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। जो पर डे वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और प्रश्न नंबर 152 है और अभी तक प्रश्न नंबर 151 तक मैं करवा चुकी हूँ। और 151 जो प्रश्न है ये सारे मैंने आधुनिक काल के करवाए हैं। और आधुनिक काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि आधुनिक काल को विकास, पद्य खंड के विकास क्रम के हिसाब से हम प्रश्न कर रहे हैं। और पद्य खंड के अंदर हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के तक के प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के प्रश्न की। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? साथ में देखना, अभी हमने कामायनी के काफ़ी सारे प्रश्न किए थे। यहाँ से देखो, ये सारे कामायनी के थे। तो इससे पहले वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि कामायनी के सभी जो थे, जो सर्ग थे, उनको भी क्रम से लगाना, ये सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। तो छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। और इसके बाद यानी कि आधुनिक काल के मिक्स हैं सारे क्वेश्चन। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? कामायनी में आपको ध्यान रखना है, सर्ग पूछा है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, अध्याय भी आप कह सकते हैं। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और कामायनी के 15 सर्ग जो हैं आपको कर्म से याद होने चाहिए, क्योंकि कामायनी के सर्ग जो है कर्म से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इस प्रकार से इनका कर्म है। सभी सर्ग का एक कर्मवार है। और अंतिम जो सर्ग है वो आनंद है। ठीक है, आनंद है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कामायनी के अब बताना कि कौन से सर्ग में पूंजी, कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि हैं? छायावादी युग के। ठीक है, छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 मानी जाती है। तो ये सब बातें वैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी थी। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है? प्रश्न नंबर 152 का आपको सही आंसर करना है और सही आंसर हो जाएगा स्वपन और संघर्ष। तो ये से जिसको भी सर्ग नहीं पता है तो 2, 4, 6 और 8 सर्ग तो यहीं पर दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का एक सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी जो सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। इन्होंने कविताएं लिखी, कुछ कविताएं इनकी छायावादी कविताएं हैं, कुछ कविताओं को मानवतावादी कहा गया है, कुछ कविताओं को प्रगतिवादी कहा है और कुछ कविताओं को अंतश्चेतनावादी कविताएं कहा गया है। इस प्रकार से सुमित्रा नंदन की जो कविताएं हैं वो 4 भागों में विभाजित की हैं। तो जो ग्राम्य है ये प्रगतिवादी है
और जो लोकायतन है ये अंतश्चेतनावादी कविताएं हैं। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन की पंत की पहली कविता कौन सी है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको याद भी होगी। तो पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। ठीक है, गिरजे का घंटा ये इनकी पहली कविता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 54, पल्लव। अब अधिकतर इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी कि पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये सारी जो रचनाएं हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की ही हैं। और उसके बाद है छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि विष्णु कहाँ से आ गया। तो छायावाद के अंदर एक वृत्तत्रय थी, तो उस वृत्तत्रय के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि जयशंकर प्रसाद निराला और एक सुमित्रा नंदन पंत। तो ये वृत्तत्रय जो थी ये मैंने अच्छे से जब वीडियो पढ़ाई थी तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था। तो आप पहले वीडियो को देखें फिर आप एमसीक्यूज करें। प्रश्न नंबर 155 में बताना कि विष्णु किसे कहा गया। तो विष्णु कहा गया प्रश्न नंबर 155 का सही आंसर हो जाएगा पंत, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जिस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं तो इसी प्रकार से छायावाद की रचना करने वालों में जयशंकर प्रसाद को कहा। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिस प्रकार से संहार करते हैं तो इसमें महेश जो है निराला को कहा गया और विष्णु जो है ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया। आगे प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 156 का आंसर बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था चिदम्बरा पर मिला था इनको, ये ध्यान रखना है। और प्रकृति की चित्रशाला कौन सी रचना को कहा गया है? ये पल्लव को कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 157। तो लोकायतन पर इनको क्या मिला? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। ध्यान रखना है इनको हर एक रचना पर मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? चिदम्बरा पर मिला। लोकायतन ये सोवियत लैंड पुरस्कार किस पर मिला? प्रश्न नंबर 157 का। तो सोवियत लैंड जो है लोकायतन पर मिला। नेक्स्ट प्रश्न है पंत जी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो प्रश्न नंबर 158 का आंसर देना है कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद रचना पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है लोकायतन किस प्रकार की रचना है? प्रश्न नंबर 159 का बताना है लोकायतन किस प्रकार की रचना है? गीति नाट्य है, प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो मुक्तक काव्य होता है जिसमें किसी छंद का कोई विधान नहीं होता है। ठीक है, गीति नाट्य जिसमें गीतों की प्रधानता होती है, मतलब जो पद्य शैली में हो ज़्यादा। और चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित हो। और प्रबंध काव्य जिसमें एक महाकाव्य की तरह होता है। तो लोकायतन किस प्रकार की रचना है? प्रश्न नंबर 159 का सही आंसर हो जाएगा एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है, यानी कि उनकी अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 160 का आंसर आपको बताना है। तो सर्वप्रमुख जो माध्यम है वो गीति काव्य है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य था, याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 161। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर, हर तरीके के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 161। तो भावी पत्नी के प्रति ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। इस कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। मैंने बताया था आपको कि मार्क्सवादी दर्शन से कौन सी इनकी रचनाएं यानी कि अंतःचेतनावादी कौन सी रचनाएं हैं? प्रश्न नंबर 162 का बताना है। मार्क्सवादी यानी कि प्रगतिवादी।
मार्क्सवादी कहें चाहे प्रगतिवादी कहें, तो प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 162। तो युगवाणी, ग्राम्य और युगांत, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, प्रश्न नंबर 163 का बताना है। तो इसमें उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इनकी रचनाएं हैं और इनका क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले आ जाएगी इनकी जो वीणा। अगर इनमें से आपको 2 रचनाओं का भी प्रकाशन पता है तो भी आप सेट कर लेंगे। जैसे वीणा का प्रकाशन हुआ 1918 में, और वीणा के बाद है पल्लव। पल्लव का प्रकाशन हुआ 1926 में, ठीक है, 1926 में। तो सबसे पहले वीणा, फिर आएगी पल्लव। तो सही आंसर हो जाएगा वीणा, पल्लव। तो यहाँ पर पल्लव पहले आ गई, ऑप्शन कट हो जाएगा। और यहाँ पर भी पल्लव पहले है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो ऑप्शन ए और डी रहता है आपके पास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या और फिर रजत शिखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगर आप सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष जानना चाहते हैं तो पल्लव 1926 में बताया मैंने, वीणा 1918 में, और गुंजन जो है 1932 में, और ग्राम्या 1940 में, और रजत शिखर 1951 में प्रकाशित हुई। ठीक है, रजत शिखर 1951 में। बच्चन की कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? यानी कि बच्चन जी की कविता है कवियों में सौम्य संत, रचना किसको समर्पित है? प्रश्न नंबर 164 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। यानी कि बच्चन जी ने क्या कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कवियों में सौम्य संत, ठीक है, ये रचना इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी को समर्पित की है। हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन है? प्रश्न नंबर 165 का आपको सही आंसर करना है। प्रश्न नंबर 165 का, हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निराला जी की पहली, अब आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की पहली कविता कौन सी है? इसका सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 166 का, तो ये सभी को पता है जूही की कली, और इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। बाकी जो रचनाएं हैं कुकर मोता, विधवा, भिक्षु की, सारी निराला जी की ही कविताएं हैं। संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 167, यानी कि संपूर्ण छायावादी, पूरा छायावाद की काव्य की एक सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि अगर आपसे पूछा जाए तो वो रचना है, प्रश्न नंबर 167 का बी आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। अनामिका, परिमल, तुलसी, ये सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किस कवि का हुआ? प्रश्न नंबर 168 का बताना है आपको। तो ये निराला जी का हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 169 है अब आगे। और हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो महाप्राण जो शब्द है वो निराला जी के प्रयुक्त किया जाता है, और कई जगह पर आप किताबों में देखेंगे तो इनका नाम लिखा जाएगा महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महाप्राण शब्द निराला जी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? निराला की किस कविता को बताना है महाकाव्यात्मक, महाकाव्य की संज्ञा दी गई? प्रश्न नंबर 170 बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी? तो निराला जी की कविता है, काव्य ग्रंथ है, और उसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो गीतिका नामक रचना की जो भूमिका है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। और अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सारे, कुकर मोता, ये काव्य संग्रह है निराला जी के।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कृत किया? प्रश्न नंबर 172 का आंसर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निराला जी को जो 2100 रुपये का इनाम मिला था वो अपरा के लिए मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? निराला में अपनी किस रचना में, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, महाभारत से लेकर मुगल शासन तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? प्रश्न नंबर 173 और ये है दिल्ली कविता में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मुगल थे जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इनका अधिकतर शासनकाल दिल्ली में ही रहा था, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? प्रश्न नंबर 174 का आंसर देना है। यानी कि स्वच्छंद छंद की बात किसने की सबसे पहले? तो ये भी निराला आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक छंद का काफ़ी बोलबाला था, छंदबद्ध रचनाएं की जा रही थी। लेकिन छायावादी युग में आते आते निराला जी ने कहा था कि जब मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, उसे भी छंद मुक्त करना चाहिए, तो ये बात निराला जी ने कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? तो रुद्र किसको कहा गया है? प्रश्न नंबर 175 का आपको सही आंसर देना है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसको कहा था उसी में रुद्र है, तो ये निराला जी को कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 176 का सही आंसर देना है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ, ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को कहा गया है। निराला की भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? भक्ति भावना से संबंधित जो गीत है वो निराला की किस ग्रंथ में है, ये आपको बताना है। तो भक्ति से संबंधित जो है अणिमा नामक काव्य संग्रह में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 178 की तरफ हम बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा ही प्रश्न करने की, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। निराला की किस कृति में अद्वैत का प्रतिपादन है? अद्वैत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 178, तो अद्वैत का जो प्रतिपादन है वो पंचवटी प्रसंग में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निराला की तुम और मैं कविता में क्या है? प्रेम संबंधी गीत है, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, शोषित वर्ग की कटु आलोचना है, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। प्रश्न नंबर 179 का आंसर करना है, तो इसमें आ जाएगा तुम और मैं। इस कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और निराला कृत तुलसीदास है, तुलसीदास किस प्रकार की रचना है ये बताना है। प्रश्न नंबर 180, तो तुलसीदास जी जो एक खंड काव्य है, खंड काव्य में किसी एक घटना को लेकर, एक प्रसंग को लेकर रचनाएं लिखी जाती हैं, तो ये तुलसीदास है, खंड काव्य है। निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? वो काव्य ग्रंथ बताना जिसमें गजल भी संग्रहित हैं। प्रश्न नंबर 181, तो आपको बताना है बेला नामक काव्य ग्रंथ में गजल भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये प्रश्न तो शायद सभी को पता है कि सरोज स्मृति नामक जो कविता है उसे हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है, जो निराला जी ने अपनी बेटी सरोज की, उसकी मृत्यु के बाद उसी का वर्णन करते हुए लिखा है सारा। नेक्स्ट प्रश्न है
और नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है। यानी कि निराला जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आर्थिक विषमता पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि उस कवि के पास अपने जीवन यापन करने के लिए अभाव था। तो प्रश्न नंबर 183 का सही आंसर बताना है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित किया गया है तोड़ती पत्थर। वह देखी मैंने इलाहाबाद की सड़कों पर, तोड़ती पत्थर है ना, वो पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। तो दलितों की दयनीय दशा का चित्रण जो है कौन सी कविता में हुआ है? प्रश्न नंबर 184। तो दलितों की दयनीय दशा का चित्रण है नए पत्ते नामक कविता में। तो ये कविताएं भी आपको याद रखना है कि निराला जी की कविता है। निराला का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 185 का सही आंसर करना है। तो वो है अंतिम काव्य ग्रंथ सांदे कांकली। ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो 1969 में प्रकाशित हुआ उनकी मृत्यु के बाद। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा। अब मीरा के बारे में चल रहा है। आपको पता है कि छायावादी युग में 4 प्रमुख कवि थे, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो अंतिम आता है महादेवी वर्मा। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 186। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 187, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता बतानी है। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 187 का दिया। और एक और बात है कि महादेव वर्मा ने जो दीपक और बादल है ना, इन प्रतीकों का प्रयोग जो है सबसे अधिक प्रयोग किया, दीपक और बादल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? प्रश्न नंबर 188 मोस्ट इंपॉर्टेंट। छायावाद का वह कौन सा कवि है जिसके काव्य में रहस्यवाद की भावना अधिक पाई जाती है? तो ये महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? मतलब जो बौद्ध दर्शन का प्रभाव जिस रचना पर अधिक है। प्रश्न नंबर 189 और इसमें आ जाएगा रश्मि। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रश्मि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार महादेव वर्मा जी की रचनाएं तो आपको पता होगा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, दीपशिखा और यामा। ये सारी जो रचनाएं हैं ये महादेव वर्मा की है। प्रश्न नंबर 190, महादेवी जी की जीवना अनुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? यानी कि महादेवी अभिव्यक्ति के जो जीवन की अनुभूतियां थी उसकी खुद की, उनकी अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? प्रश्न नंबर 190। तो ये है सांदे गीत। सांदे गीत नामक काव्य ग्रंथ के अंदर उनकी खुद की जीवन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निर्जा काव्य पर महादेवी को सन 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला? प्रश्न नंबर 191। तो सक्सेरिया, इसका आ जाएगा शेख सरिया सम्मान मिला। शेख सरिया सम्मान मिला प्रश्न नंबर 191। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महादेवी जी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 192। तो यामा पर इनको, भाई इसमें तो मुझे डाउट है। हाँ, महादेव जी को किस रचना के लिए, एक बार फिर भी आप थोड़ा कमेंट करके बताना। वैसे यामा पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा चेक में ही आप छोड़ दें, इसे मैं कंफर्म करके बताऊंगी। क्योंकि यामा पर, ये देखो ये प्रश्न नीचे आ भी गया है। यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यामा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 193। 193 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हो सकता है एक रचना पर एक से अधिक पुरस्कार भी मिला हो, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल गया हो और ज्ञानपीठ भी मिल गया हो। तो ज्ञानपीठ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न है परीक्षा में। ठीक है। 1982 में मिला था यामा नामक काव्य संग्रह पर 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा, यामा, ये इनकी रचनाओं का क्रम है। तो आपको पहले ही रचना में दिख रही हैं निहार, रश्मि, एक मिनट, निहार, रश्मि, ए ऑप्शन नहीं, इसका आंसर होगा, मैंने क्रम बताया, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा और यामा। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, फिर आ जाएगा दीपशिखा, फिर आ जाएगा यामा। तो निहार का प्रकाशन 1930 में हुआ और रश्मि का जो प्रकाशन है वो 32 में, और नीरजा का जो प्रकाशन है वो 35 में, और सांदेगीत का जो प्रकाशन है वो 1936 में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन 194 का जो है ऑप्शन सी जो है सही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 195 की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो 195 का बताना है आपको। इसमें आ जाएगा जो है ये वाला, जो काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है तो अंजलि, अभिशाप, रूप राशि और निशीथ। तो रामकुमार वर्मा जी की काव्य कृतियाँ हैं, ये आपको याद कर लेना और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए काव्यांश या कथन दिया गया है, उत्तर के लिए 4 विकल्प, सही उत्तर का विकल्प चुनना है। बढ़ते हैं, अब कुछ पंक्तियां हैं, ये आपको बताना है। अरुण ये है मधुमेह देश हमारा, ये बताना अरुण ये है मधुमेह देश हमारा, क्योंकि हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो आधुनिक काल के अंदर सारे काल आ जाते हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, आधुनिक कविता। तो इनमें आपको बताना है और अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन से उसमें से हैं, चंद्रगुप्त नाटक की हैं ये पंक्तियां, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश। प्रश्न नंबर 197। तो ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति कामायनी की है और कामायनी की रचना किसने की, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। तो प्रश्न नंबर 198 का सही आंसर करना है और तुम वहन कर सको जनमन से मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुमको क्या अलंकार। तो इस पंक्ति को आप ऐसे याद रखना, वाणी, ग्रंथि, उच्छ्वास, तो ये किसकी पंक्तियां थी सारी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमा निशा उगलता, गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। 199 का सही आंसर बताना है अमा निशा। तो ये राम की शक्ति पूजा इस कविता की पंक्तियां हैं, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वियोगी होगा, इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी गई है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये वियोगी होगा पहला कवि, तो ये पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। प्रश्न नंबर 200 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ठीक है, क्रंदन मतलब रोना और वैभव धन संपदा से संपन्न। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। प्रश्न नंबर 201। तो इसका ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, सब बुझे दीपक जला लूं, फिर रहा तम आज दीपक, रागनी अपनी जगा लूं। सब बुझे दीपक जला लूं, फिर रहा तम आज दीपक, तम मीन्स अंधकार, आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। प्रश्न नंबर 202 का सही आंसर बताना है और दीपक आ गया तो आप थोड़ा तुक्का भी मारेंगे तो ये महादेव वर्मा जी का है। मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा जो प्रतीक है बादल और दीपक इन्होंने प्रयोग किए। नेक्स्ट प्रश्न है, दुख मेरे जीवन का ऐसा काव्य है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है।
तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 103 और 203 और 203 का जो सही आंसर है ये भी महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और 50 से अधिक हमारे प्रश्न इससे में हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। बहुत अच्छे से बताई थी मैंने, अनेक विद्वानों की ये परिभाषाएं थी छायावाद को लेकर। तो प्रश्न नंबर 204 का सही आंसर है ये राम कुमार वर्मा। और प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये पंक्ति कही थी महादेवी वर्मा ने। ठीक है, और ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है कि ये पंक्ति किसकी हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमें ऐसे करके बताना होगा। और प्रश्न नंबर है ये 205। तो 205 में बताना है आपको। वैसे तो ये थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आप इनको याद कर लेना। और अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, ये पंक्ति किसकी है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तो ये पंक्ति जो है ये मुक्तिबोध जी की है। और सबने भी अलग अलग संगीत सुना, तो ये पंक्ति अज्ञे जी की है। और नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, प्रश्न मतलब पॉइंट सी का बताना है। तो ये है महादेवी वर्मा जी की। और अश्निपात से शायित उन्नत शत शत वीर, ये बादल राग कविता की पंक्ति है। और डी का जो ये पंक्ति किसने लिखी है, ये निराला जी की बादल राग कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों आज ये कुछ प्रश्न थे यहाँ पर, इस पेज को तो मैं पूरा कर ही देती हूँ। तो इसमें 2 प्रश्न और हैं। प्रश्न नंबर 206 का सही आंसर करना है कि कौन सा युगम संगत है। संगत बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये पंक्ति तो यशोधरा नामक काव्य ग्रंथ की है। तो ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है, यशोधरा साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आहा वेदना मिली विदाई, कोई संगत बताना है कि कौन सी पंक्ति बिल्कुल सही है। आहा वेदना मिली, तो ये जो पंक्ति है ये बिल्कुल संगत है। और ये जो परिभाषा है ये जयशंकर प्रसाद जी की ही है। एक बार बस और तो नाथ तो श्याम, तो ये पंत जी की नहीं है। और दुख सबको मांसता है, ये अज्ञे जी की है, निराला की नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पंक्तियों को सुमेलित करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट पृष्ठ पर इसके कूट दे रखे हैं। तो सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलो अभिमाननी में, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, तो ये आपको बतानी है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। और इसी में 2 पंक्तियां और हैं। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी, तो ये पंक्ति है भरी विहागरी, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी की कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, ये जो पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और इससे पहले वाली जो थी वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो ऐसे आप इन्हें याद कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आगे फिर से हम 150 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और यहाँ से जो उत्तर छायावाद जो है शुरुआत हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने आप को जज करें कि आपकी तैयारी कैसी है। धन्यवाद।